नमस्कार, मैं विज्ञान प्रकाश। पेश है आज का न्यूज पॉइंट। दो बातें। पहली तो ये काले धन पे जो भी बहस हो रही है, हम लोग इस बहस को मुकाबला और न्यूज पॉइंट के माध्यम से बहुत वर्षों से इसको उठा रहे हैं। इसके पीछे दो बेसिक कारण है और मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, क्योंकि एक बात यह है कि ये पूरा मसला देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के पास है। दूसरी बात यह है कि काले धन की तरफ देखने की जब आप कोशिश करते हैं, मुझे याद है कुछ वर्षों पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एक वक्ता हमारे प्रोग्राम में थी और तब ये सारी बातें हुई थी कि भाई संधियां आपको कैसे करने की ज़रूरत है। उस समय में प्रणब मुखर्जी जो मौजूदा देश के राष्ट्रपति हैं, वो वित्त मंत्री थे और उनके दायरे से मैंने दो बातों को उठाया था। आज वापस उन्हीं दो बातों को हम उठाएंगे। पहली बात ये कि जब आप ब्लैक मनी, काले धन की तरफ देखते हैं, मूलतः ये वो पैसा है जो एक पैरेलल इकोनॉमी चलाता है इस मुल्क में। यानी कि एक वो है जिसको आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स पेयर्स के माध्यम से, जिस पैसे का सरकार आकलन करती है, सरकार उस पैसे के हिसाब से योजनाएं बनाती है, और एक वो है जो सरकार के दायरे से दूर, सरकार के दायरे से परे अपने हिसाब से चलता फिरता घूमता रहता है। तो दो काला धन है मेरे हिसाब से, एक जो इस देश के बाहर है और एक जो इस देश में है। जरा ध्यान से इसको सुनिएगा, क्योंकि देश की संसद में पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको आज एक बड़ा मुद्दा बनाया है और उनको बनाना भी चाहिए, इसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन दो हिसाब से काला धन, एक देश के भीतर और एक देश से बाहर। मैं हमेशा एक व्यक्ति हैं उनको काले धन की चर्चा पर उनका जिक्र करता हूं, उनको कोट करता हूं। वो पूर्व वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम साहब हैं। पी चिदम्बरम साहब ने बजट देश के सामने रखते वक्त कहा था कि उनका दर्द यह है कि इस मुल्क के एक स्तर से ऊपर जो टैक्स पेयर्स हैं, जो टैक्स देते हैं, वो इस मुल्क की आबादी का महज 3% है। ध्यान से सुनिए इस बात को, जरा एक एक पॉइंट आप ध्यान से सुनिए कि वो महज 3% है। तो यानी कि आप डायरेक्ट टैक्सेस के माध्यम से, सीधे कर के माध्यम से जो पैसा आप ले रहे हैं, वो इस देश की आबादी का सिर्फ 3% है। बाकी 97%, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आप इनडायरेक्ट टैक्सेस के माध्यम से भी ले रहे हैं, क्या वो ब्लैक मनी पर चल रहा है? क्या उसके पीछे की जो ताकत है वो काला धन है? इसीलिए खाली काले धन को एक सियासी मुद्दे में तब्दील करना, कहां है पैसा, कहां है पैसा। मैंने पहले भी बाबा रामदेव के साथ एक मुलाकात में कहा था, क्योंकि वो भी इस मसले को उठाते रहे। लाल कृष्ण आडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरू किया था इस मसले को उठाना। तो तब भी मैंने कहा था कि लोग तो धारणा ऐसी बना रहे हैं भाषणों के जरिए, जिसमें खुद नरेंद्र मोदी शामिल है, जैसे कोई स्विस एयरलाइंस होगी या जो भी मतलब एयरलाइन का मतलब नहीं मेरा, और उसमें पैसा भरा जाएगा और उस मुल्क में आ जाएगा। ऐसा नहीं है। ये देश की सर्वोच्च अदालत में चल रहा मामला। मैं आपको अपने पैनल से मिलाता हूं। प्रवीण झा, ये हमारे साथ पॉलिटिकल इकोनॉमी से जुड़े विषयों पर, काला धन की हम बहस बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, उस पर ये हमारे साथ लगातार जुड़े रहे। पुरंजय, हमने पुरंजय की एक किताब है जो आज तक मैं टेलीविजन के दबाव के कारण नहीं पढ़ पा रहा हूं, गैस वॉर्स पे, और सबके लिए कहता हूं उसको पढ़ने के लिए। कमाल के और वरिष्ठ पत्रकार हैं पुरंजय, आर्थिक मसलों पर। पुरंजय और हमारी भी बहुत चर्चाएं हुई हैं न्यूज पॉइंट मुकाबला में पॉलिटिकल इकोनॉमी से जुड़े मसलों को लेकर। डॉक्टर अनिल जैन हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। हाल में बड़ा सेहरा है इनके सर पर हरियाणा में जीत दिलाने का। पार्टी एक बड़े पैमाने पर क्या सोच रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का बड़ा लोकप्रिय भाषणों का ये एजेंडा था काला धन। और मेरे साथ सौगत रॉय साहब मौजूद हैं, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं टीएमसी के। तो बीच में आपको एक और घटनाक्रम मालूम है, उसके डिटेल में, उसके तह में आज जाने की जरूरत नहीं है। जब कुछ नाम सामने आए और एकदम से दिल्ली के सत्ता के गलियारों में ये चर्चाएं गर्म हो गई कि अच्छा भाई किसका और नाम आएगा। इन सब के बीच बयान भी आ गया कि क्या कांग्रेस शर्मसार हो जाएगी। अभी प्रकाश जावड़ेकर साहब को आप कहते हुए सुन रहे थे कि कांग्रेस को इस बात का भय है, उनके मन में
डर है। परंजय, 2-3 चीजें, अच्छा स्लोगन था, कैची स्लोगन था, पकड़ में आया, नरेंद्र मोदी को भरपूर लाभ मिला, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा और आज फिर दोहरा रहा हूं कि ऐसी कोई यथास्थिति नहीं थी कि किसी हवाई जहाज में भरकर पैसा जो है, जो कि आंकड़े बता रहे हैं कि 5.2 लाख करोड़ सिर्फ 2011 तक के इंडिपेंडेंट एजेंसीज का आकलन है, तो पैसा भरकर दिल्ली के किसी एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था। अब लोग कह रहे हैं भाई काला धन कहां है, काला धन कहां है। तो भैया मोदी जी ने खुद ये बात मान लिया कि उनको मालूम नहीं है कितना काला धन है। सही बात है, तो पहले तो ये नहीं पता कितना काला धन ये है। पहला बात। दूसरी बात है, देखिए किसी से आप पूछ लीजिए, आपको कहेंगे कि 80-90% काला धन भारतवर्ष के अंदर है। हाँ, वही तो मैं बार बार कह रहा हूं। मुझे ये कार्यक्रम करते हुए इतना छोटा वर्ष सा हो गए हिस्सा कि भाई ये हिंदुस्तान का काला धन कहां है, नेताओं का। मैं आपको एक छोटी सी बात जो कह रहे हैं उसको जोड़ने में बताना चाहूंगा। एक बार एक रियल एस्टेट की संस्था है क्रेडाई करके, उनके किसी कार्यक्रम में मुझे बोलने के लिए बुलाया गया। इत्तेफाकन मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, तो मैंने उन सबको कहा, मैंने कहा काले धन पर जब बहस होती तो सबसे ज्यादा लोग बताते हैं कि ये रियल एस्टेट में पैसा लगा है नेताओं का। तो ये सब चीजें तो आप टच ही नहीं कर सकते। चिदम्बरम ने बजट रखते हुए कहा कि 3% लोग इस मुल्क के सिर्फ टैक्स दे रहे हैं सीधे तौर पर। और तीसरी बात यह है, देखिए आज जो जेटली जी जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं सांसद में, अदालत में, साक्षात्कार में, चिदम्बरम जी वही भाषा इस्तेमाल किया, प्रणब मुखर्जी ने वही भाषा इस्तेमाल किया। प्रणब जी ने थोड़ी दूसरी भाषा इस्तेमाल किया। अच्छा ठीक है, ये प्रवीण जी को मालूम है, मगर मोटे मोटे जो बात उनका कहना है कि ये जो बड़े बड़े लंबे लिस्ट आ गया, कहीं लिechtenstein से आ गया, कहीं HSB से आ गया, ये कानूनी तरीका से सरकार इन लोगों का नाम सार्वजनिक नहीं कर सकते, क्योंकि एक उनको अदालत में जाना पड़ेगा, एक कार्रवाई करना पड़ेगा, एक केस करना पड़ेगा, फिर उसके बाद नाम अगर अदालत में जब पहुंच जाता है तो आज ये सरकार का इंटरप्रिटेशन है। मगर लोगों को और भी कुछ कहना है। ये जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी की बात होते हैं, ये क्या है कि आप कारोबार कर रहे हैं भारतवर्ष और कई देश में, मॉरिशस समझ लीजिए, तो ये ट्रीटी का मतलब ये है कि आप दोनों जगह में आपके ऊपर कर नहीं बैठेंगे। मगर आप अगर कारोबार कर रहे हैं तो ये आप सफेद कारोबार कर रहे हैं, यही तो लोग सोचेंगे। इसमें काला धन का क्या आता है? नहीं आता है काला धन। मगर यही कारण दिखा रहे इस भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी का सरकार, और पिछले सरकार भी यही कहा कि ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी है, इसीलिए ये सारे नाम जो है गोपनीय है। और ये भी कह रहे हैं किसी ने चोरी करके लेके आया है और वो चोरी का माल फ्रांस गवर्नमेंट भारतवर्ष का दिया। मगर यही चोरी का माल लेके अमेरिकी सरकार ने कार्रवाई किया। स्विट्जरलैंड के एक बैंक UBS को नाम प्रकाश करना पड़ा, हजारों नाम प्रकाश करना पड़ा। असली बात देखिए है, हमारे देश में जो कानून है, अगर आपके पास राजनीतिक इच्छा शक्ति है तो आप ठीक तरह से इसको लागू कीजिए। एक ही संस्था है भारतवर्ष में जो विदेश से कालाधन वापस लाने का उनका क्षमता है, ये है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, और आयकर विभाग के साथ इनको एक साथ मिलकर काम करने पड़ेगा। मगर अभी तक लोगों को मालूम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने चिल्ला चिल्ली किया, मगर सुप्रीम कोर्ट सरकार को बोला ये नाम दे दो SIT को, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, मगर उसका 3 महीना 4 महीने पहले वो नाम मिल गया था। और ये नाम कब का है? 3 साल पहले का है। और भैया सही बात है, वो मैं पैसा तो वहां पे नहीं है। वो जनता बिल्कुल जो पैसा तो कह रहे हैं वो बात बहुत से जनता उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज, उसकी पेचीदगियों को नहीं समझ पाती। लेकिन हकीकत यह है कि अगर आप उसको ट्रैक करें तो ये नाम पुराने, कोई नई बात नहीं है कि कोई नया नाम आने वाला था या कुछ ऐसा होने वाला था। एक चीज रामदेव जी ने कहा 100 दिन में पैसा वापस आ जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी के बहुत लोग कहा कि हर भारतीय परिवार को 15 लाख रुपया मिलेगा। हाँ, बहुत लोग लिखते हैं, बड़ा अच्छा पॉइंट है। या आप लोग लिखते हैं मेरे फेसबुक पेज पे, खासतौर पर आप लोग लिखते हैं कि 15 लाख रुपए तो हमारे पास आने वाले हैं अभी तक तो एक पैसा नहीं मिला और शायद नहीं भी मिलेगा, शायद नहीं भी मिलेगा। तो प्रवीण, इसके बाद मैं सौगता रॉय और अनिल जैन जी के पास आऊंगा। इसीलिए मैंने कहा जो लाइन मूलतः परंजय ने इस्तेमाल की, बिल्कुल सही। लोगों को तो ऐसा बता दिया गया कि भाई 15 लाख रुपए से, और भारत में एक बहुत बड़ी आबादी है जिसके लिए
15 लाख बहुत बड़ी जीवन की रकम हो बहुत ही, सकती मतलब है। समझिए। मैं कितनी बार 2 बार गया हूं, एक कार्यक्रम का जिक्र कर रहा हूं केबीसी जैसा, और वहां पर जब मैंने लोगों को पैसा जीतते देखा है, जब उनके पास 2 लाख, 2.5 लाख, 10 लाख, 15, 20 लाख, तो उनका जीवन परिवर्तन पूरा का भविष्य एहसास उज्जवल है। है, देखो, हो जाते तो हैं। उनका 15 लाख रुपए अगर नरेंद्र मोदी दिला देंगे तो फिर क्या दिक्कत है? 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए वो कह रहा है। 2 साल के नासिक में किसानों ने मुझे समझाया कि आपको अंगूर उगाने के लिए कर्ज लेने की आवश्यकता होती है। 15 लाख रुपए अगर मिल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम स्वतः तरीके से खेती कर सकेंगे। तो ये कैसे संभव होगा? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि एक जो राजनीतिक अतिशयोक्ति जो थी, जिसका इनको फायदा भी बहुत हुआ, और शायद ध्यान रखना चाहिए था जब आप वो कैंपेन कर रहे थे, कुछ ऐसी बातें न कहें जो एक तरह से आपके नीचे जो जमीन है, वो समझिए कि बिल्कुल खिसकती नजर आएगी। कारण ये है कि ये बड़ा ही जटिल मामला है। एक तो जैसा चर्चा के शुरू में ही आपने कहा कि कितना है काला धन विदेश वाला, एक तो वही नहीं पता है। कोई कहता है और 25 भारत लाख में करोड़। कितना ये नहीं पता। भारत के एस्टिमेट्स कई सारे हैं। आपको अभी जो हाल के एस्टिमेट्स हैं वो तकरीबन जो है कि हमारा जो टोटल जीडीपी है, सकल उत्पाद जो हमारा है, उसका कुछ लोग कहते हैं कि 40% के आसपास जो साइज है वो डोमेस्टिक ब्लैक मनी है आपका। कोई कहता है 50%, कोई कहता है 78%। बिल्कुल इतने एस्टिमेट्स हैं उसके। बाप तो वो अच्छा, और जो विदेश में जो है उसका जो मैं रेंज बता रहा था आपको, कोई कह रहा था कि भाई 25 लाख करोड़, कोई कह रहा था 87 लाख करोड़। कैंपेन के दौरान अनिल जी की पार्टी ने जो है ये दूसरा आंकड़ा पकड़ा हुआ था, 87 लाख करोड़। उसको फिर बांट बूट के देखा कि भाई 15 लाख सबको पहुंचा देंगे। मूल बात यह है कि एक तो मैं जैसे आपको जेम्स नेसन जो स्विस बैंकर्स एसोसिएशन के इंचार्ज हैं, उन्होंने जब हिंदुस्तान में चर्चा शुरू हो रही थी ना, तब उन्होंने कहा था कि द ब्लैक मनी फिगर्स वर रैपिडली पिक्ड अप इन द इंडियन मीडिया एंड इंडियन ऑपोजिशन सर्कल्स एंड सर्कुलेटेड एज गॉस्पेल ट्रूथ, कि भाई ये तो सत्य है, सर्व सत्य है। हाउएवर दिस स्टोरी वाज अ कंप्लीट फैब्रिकेशन। जो स्विस बैंकर्स एसोसिएशन के जो प्रवक्ता हैं उनका ये कहना है, द स्विस बैंकर्स एसोसिएशन नेवर सेड और पब्लिश सच ए रिपोर्ट। जिस रिपोर्ट को लेके उन्होंने कहा साहब ये है, स्विस बैंक से पता चल गया तो कितना पैसा है। तो पहली बात तो ये है कि एस्टिमेशन क्या है नहीं है उसको लेके थोड़ा सा। दूसरा ये है कि जो ये पूरी प्रक्रिया है वो इतनी जटिल है कानूनी तौर पे कि आप नाक रगड़ते रह जाएंगे कई दशक तक। अगर आपके पास ये एविडेंस भी हो कि साहब हमारे पास ये काला धन जो है किसी के पास मैं है, आगे उसको आप वापस कैसे तो आप कह लाएंगे? रहे हैं कानूनी स्वागत और यही समस्या। इसका मैं पूरा समय अनिल जैन जी को देना चाहूंगा। बीजेपी को पूरा समय मिलना चाहिए इस मसले पर अपने को डिफेंड करने का, अपना बचाव करने का। स्वागत और रॉय, जब ये प्रोसेस हम जब सब जानते हैं कानूनी तौर पर देश और देश के बाहर बहुत कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है, तो क्या फिर वाकई कभी काला धन आएगा? अब मुझे पूछ रहे हैं ना? हाँ स्वागत राव जी, आपको पूछ रहा हूं। हेलो। हाँ आपको पूछ रहा हूं सर। एक तो मैं प्रोटेस्ट करता हूं जी। कि मैं 15 मिनट तक बैठा हुआ हूं, जी। एक भी शब्द नहीं बोला। आप ठीक। लोग आपस में बोलते ही जा रहे हैं, तो हम लोग को बुलाते क्यों हैं? ठीक। ये मेरा पहले सवाल है। ठीक है। दूसरी बात है, आप क्या अनिल जी और काला धन भी लाना कभी भी कितना कठिन है? नहीं, 15 मिनट किसी को बैठाना नहीं चाहिए। ये तो डिस्कशन है, आपस में बोलते ही जाते हैं। ये क्या तरीका है? तो गेस्ट को बुलाते क्यों? ठीक है। दूसरी बात मैं ये स्वागत कहना राव जी, चाहता बताइए। हूं हाँ कि आज हम पार्लियामेंट में इस सवाल हमारे पार्टी की ओर से उठाए थे। हम बाहर भी प्रदर्शन किए थे, पार्लियामेंट के अंदर भी प्रदर्शन किए थे। हम ये सब चर्चा आप लोग को, ये सब हम जानते हैं। मैं फाइनेंस स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हूं, और सर क्या क्या सिस्टम है काला धन निकालने के लिए, वो सिस्टम मुझे पता है। लेकिन मैं बताने चाहता हूं कि बीजेपी के सभी नेता, और उससे प्रमुख है नरेंद्र मोदी, वो बताए थे कि हम काला धन वापस लाएंगे, हर नागरिक को 15 से 20 लाख रुपया मिलेगा। और उसका रविशंकर प्रसाद बताए थे कि गवर्नमेंट्स argument that it can reveal the names to the Supreme Court but not to the public is baseless. तो आज हमें ये कहना है, बहस तो बहुत हुआ देश में। मैं तो अगले पार्लियामेंट में भी था,
अडवाणी जी इस पर भाषण देते थे और प्रणब मुखर्जी जवाब देते थे, ये मैं सुना। अडवाणी जी एक हिसाब दिए थे, 466 बिलियन यूएस डॉलर्स काला धन का एस्टीमेट है, और बीजेपी पार्टी से एस्टीमेट दिया गया कि 500 बिलियन से 1.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स काला धन है। तो हमें अभी मांग करना, यही हम मांग कर रहे हैं कि श्री मोदी जी अपना वचन निभाए। वो जो बताए थे कि रुपया लाएंगे और हर हिंदुस्तानी नागरिक को 15 से 20 लाख रुपया दिया जाएगा, वो पूरा करे। हमें इसी को लेकर हमारा झगड़ा है। इसके अलावा हर साल हिंदुस्तान में इस साल भी 65 लाख करोड़ रुपया ब्लैक इनकम जनरेटेड होगा। तो अभी तो 6 महीना चला गया। कहा जाता है कि नया सरकार का एक 6 महीना का हनीमून पीरियड होता है। ये हनीमून पीरियड पूरा हो गया। बाबा रामदेव जो बीजेपी के बहुत बड़ा संत है, वो बताए थे कि 100 दिन के अंदर काला धन वापस लाया जाएगा। तो मुझे अभी यही पूछना है कि इतने होने के बाद, एसआईटी बनने के बाद अरुण जेटली साहब वो ये तर्क देते हैं कि हम 627 लोगों का नाम दिए हैं एसआईटी के पास। एसआईटी उसको सुप्रीम कोर्ट में दिया है, लेकिन हम किसी के नाम प्रकाश नहीं कर सकते हैं। एक तो 627 जो नाम, ये तो पुराना लिस्ट है। अभी ये एसआईटी होने के बाद कौन सा नाम निकला ये तो जनता को बताए। केवल 3 ही नाम, डाबर का किसी को, और कोई ढोलकिया, और एक टामलो, कोई गोवा के माइन ओनर, उसको नाम आया। तो बड़े काले धन वाला किसी को तो नाम नहीं लाया। तो हम इस पर आवाज उठाते जाएंगे जब तक सरकार काला धन किसके है विदेश में वो नहीं बताएंगे, और जब तक वो रुपया काला धन देश में वापस लेने का एक ठीक है, आप लोग इस मुद्दे को तय कर देंगे। उठाते जाएंगे। ठीक है शकुंतला जी, आपने 15 मिनट मुझे इंतजार कराने की बात कही, उसके लिए मैं आपको माफी मांग रहा हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता फिर उसके हिसाब से आधी घंटा इंतजार कर चुके हैं। हालांकि 15 मिनट दोनों सूरतों से संभव नहीं है, क्योंकि अभी 8:20 हुआ है और मुझे पता है कार्यक्रम कब शुरू हुआ। अनिल जी पूरा समय ले। मैं स्वागता रॉय साहब की बात का इत्तेफाक करते हुए मैं बताना चाहूंगा कि सब पूछ रहे हैं कि भाई आप पैसा लाएंगे कब और कैसे, सीधा सवाल है। देखिए अभिज्ञान जी, जहां तक स्वागत राय जी की पार्टी का सवाल है, जिस तरह से जिन्होंने आज छाते निकाल कर विरोध प्रदर्शित किया है, इनका मकसद मुझे नहीं लगता है कि ये गंभीर कोई सवाल उठाना भी चाहते हैं। इनका मकसद केवल और केवल अपनी पार्टी की जो वहाँ फेलियर है, जो शारदा चिट फंड में इनके एमपी पकड़े गए हैं, उस पर पर्दा डालना और वर्धमान कांड से नजरें हटाना। जो वर्धमान कांड के दोषी हैं उनको किस लिए, जिनके तार विदेश से जुड़े हैं, उनके लिए कि उनका ये मकसद था, क्योंकि ये तो बात बिल्कुल सही है कि चिट फंड के मामले में ममता बनर्जी को बहुत सारे जवाब देने हैं। और अलग बात है वो। और एक मिनट, मैं स्वागत राय जी उसी पॉइंट पर आ रहा हूं, लेकिन इससे ये बात कहां से कम हो जाती है कि नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था काला धन लाने। उस बात पर आता हूं मैं, जहां तक टीएमसी का सवाल है, क्योंकि टीएमसी ने अगर काले धन के प्रति ये इतने गंभीर थे तो इन्होंने कितनी बार इस तरह के मसले संसद में उठाए और छाते खड़े किए हैं। अब तक के टीएमसी के सांसद पहले भी थे, पहले भी सरकारें थी, इन्होंने कितनी बार इस मामले को उठाया। जहां तक काले धन के बारे में नरेंद्र भाई ने जो बात कही कि काला धन लाने की हम प्रक्रिया करेंगे, प्रक्रिया सरकार के शुरू होते ही सबसे पहला काम काले धन के ऊपर एसआईटी गठित करना, ये सरकार का काम, सरकार ने काम किया। जहां तक नतीजा सुप्रीम कोर्ट उसमें वापस आऊंगा आपके पास। एसआईटी सुप्रीम कोर्ट के अधीन ही काम कर रही है, एसआईटी अपना काम कर रही है। एक दूसरा, अभी जो नरेंद्र भाई बाहर गए G20 की बैठक में एंटी करप्शन पर सारी दुनिया के बारे में बात करी, तो उन्होंने अपना ये मुद्दा उसमें जुड़वाया। तीसरी बात, जो आपके पास आंकड़े हैं, पुरंजय भाई के पास आंकड़े हैं,
कोई DAPP है उसने 60 लाख करोड़ का दिया है। जो जहां तक आंकड़ों की बात है, ये कोई आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के यहाँ अनिल जी, ब्रेक पे जनरेट जाने नहीं हुए। से एक छोटी सी बात, आप लोगों ने, जैसे प्रवीण झा ने कहा, क्योंकि मेरे डायरेक्टर बार बार कह रही है ब्रेक लेने के लिए, आप लोगों ने स्वतः ये तय किया आपकी सरकार आने से पहले कि कितना काला धन है, और उसको अंकित करके आपने आंकड़ा निकाल लिया कि 15 लाख रुपए विज्ञान प्रकाश को भी मिलेंगे, पुरंजय नहीं, गोवा अभिज्ञान ठाकुरता को भी नहीं, मिलेंगे। नहीं, और ऐसी बात नहीं है। नहीं, अरे मुझे क्यों नहीं मिलेंगे भाई? ऐसी बात नहीं, सुनिए ये मतलब अगर आ गया तो मुझे नहीं मिलेंगे। इस मुद्दे को सबसे पहले देश में आदरणीय अटल अडवाणी जी ने उठाया वो उठाया था, मैं जानता हूं। अडवाणी जी ने जब अरे, उठाया, अडवाणी तब जी ने उठाया था। मैं तब- कोई श्रेय नहीं ले रहा हूं नहीं, जैन साहब, मैं लेकिन श्रेय बहुत की सालों बात से मैं भी उठा रहा हूं उस मुद्दे को। नहीं, आप मुझे भी कोई उठा रहे श्रेय हैं, नहीं आप भी चाहिए। उठा रहे हैं, मैं मानता हूं। और आपने इस देश भर उसमें में प्रवीण इस झा बहस और को पुरंजय जी कहीं ना साथ रहे मेरे। कहीं सार्थक बहस कराने की आपने पूरी कोशिश करी है और हुई भी है। मेरा क्या कहना है कि आंकड़ों का प्रश्न है। आंकड़े ना तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने अपनी तरफ से आंकड़े दिए हैं, किसी ना किसी एजेंसी 15 लाख की फिगर आप कैसे पहुंचे? मैं बता रहा हूं, किसी ना दोनों किसी अर्थशास्त्री हैं आपके अगल बगल जो बैठे हैं। कोई तमाम तरह की एजेंसीज हैं, उन्होंने अलग अलग एजेंसीज ठीक ने है, इस मैं ले बात रहा हूं, को ठीक है। इस बात को रखा सारे देश ठीक के है, मैं ले सामने, रहा हूं यहां पर दुनिया के सामने। उन एजेंसी से जो आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों को रखा है। वस्तुस्थिति वो कह रहे हैं कि स्विस बैंक के लोग कह रहे हैं आंकड़े गलत हैं, हम इसको चलिए। मैं ये एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। हमारे डायरेक्टर बहुत नाराज हो जाएंगे, मेहमान आते जाते रहते हैं, डायरेक्टर्स की बात सुनना बहुत आवश्यक है। लेकिन जैसे मैंने कहा, 15 लाख रुपए मुझे क्यों ना मिले, प्रवीण झा को क्यों ना मिले, पुरंजय जी को क्यों ना मिले, कब तक ये किताबें लिखते रहेंगे? तो ये अब खैर ये थोड़ा सा कटाक्ष हो गया, लेकिन गंभीर मसला इसीलिए क्योंकि आप एक फिगर पर पहुंचकर आपने देश के सामने उसको रखा। बार बार बाबा रामदेव का जिक्र हो रहा है। मैं कुछ महीने पहले हरिद्वार गया था, खासतौर पर इसी मसले पर। नई नई सरकार बनी थी, कुछ लोग बताते साहब रामदेव बड़ा रूठे हैं, तो मैंने कहा यही अच्छा मौका उनसे मिलने का। तो अगले हिस्से में काले धन वाले मसले पर एक छोटा सा अंश, उस समय जो रामदेव जी से मेरी बातचीत हुई थी हरिद्वार जाकर, उसका दिखाऊंगा। जरा उसको ध्यान से सुनिएगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।